वन ऑफ द एग्जाम्पल राहुल भैया हैं जो पीजी कॉलेज है जो बनारस में। पूरा जो है हिंदी में देना है। और मैंने तो क्या डिफिकल्टीज तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज लैंग्वेज जो एलएलबी में था उतना क्रेज नहीं था एलएलबी का उस टाइम। एलएलबी को एक भीड़ ऐसे लोगों की आती थी जो कि चाहे तो हॉस्टल के लिए आ रहे हैं, उनके रिसर्च जो होते हैं अपने शहर के इंटेलेक्चुअलों में काउंट होना शुरू हो गए। बिल्कुल। ये लेवल है हमारे। दोस्तों, द नॉलेज स्कूप के एक एजुकेशनल सीरीज़ में आपका स्वागत है। दिस इज़ वन ऑफ टाइप ऑफ सक्सेस स्टोरी जिसको हम शूट कर रहे हैं। भैया यहाँ के एलुमनाई हैं। अगर आपको एलुमनाई का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि एलुमनाई का मतलब वो होता है जो यहाँ से पढ़ा होता है और आगे चल के कुछ करता है। तो BHU जैसे यूनिवर्सिटी में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं और वन ऑफ द एग्जाम्पल राहुल भैया हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद पहले हमको ज्वाइन करने के लिए। आप यहाँ से आपने कब ज्वाइन किया था BHU? 2013 में मैंने BHU से लॉ स्कूल ज्वाइन किया LLB के लिए, और 2016 में मैं यहाँ से LLB पास हुआ। और आप भी जैसे BHU के स्टूडेंट हैं, आप जानते ही हैं BHU के बारे में। तो लॉ स्कूल जो है यहाँ का पूरे इंडिया में एक प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल है। इसके 3rd रैंक है पूरे ओवरऑल इंडिया में। जी। इसके जो प्रोफेसर होते हैं भैया वो कौन अपॉइंट करता है? सुना है इसका प्रोफेशनल काउंसिल और 12 अपॉइंट करता है। BHU का इसमें कोई रोल नहीं होता? नहीं, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ के प्रोफेसर को अपॉइंट करने के लिए UGC से एक नॉर्म बना हुआ है जिसमें BHU के VC 4 विजिटर रहेंगे जो UGC अपॉइंट करेगा, और 2 लॉ फैकल्टी के प्रोफेसर होंगे, सीनियर मोस्ट जो होंगे इंक्लूडिंग डीन। ये सब लोग मिल के यहाँ के प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट करते हैं। राहुल भैया ने अभी जुडिशरी का पेपर दिया। भैया आपका कौन सा रैंक था? मेरा OBC में ओवरऑल बिहार में 2nd रैंक था। बिहार में 2nd रैंक। मतलब इस पूरे एग्ज़ाम का क्या नाम था जिसमें आप? इसका नाम है बिहार जुडिशियल सर्विस। 30th बैच का भी एग्ज़ाम था, उसी को मैंने अभी पास किया। तो इस मतलब पोस्टिंग कब मिलती है? ये क्वालिफाई अब हो गया है लगभग? जैसे इसका एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, पहले प्री होगा, आप प्री क्वालिफाई करोगे तो फिर मेंस होगा, मेंस क्वालिफाइड होने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। उसके 1 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है फाइनल ज्वाइनिंग होता है। मतलब आप एक तरीके से मान लें तो कुछ प्रोसीजर्स पूरे होने के बाद आप परफेक्ट जज बन जाएंगे? जी, एक ट्रेनिंग के बाद 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, कोर्ट ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग पूरा 1 साल का होता है। उसके बाद जो है इंडिपेंडेंट कोर्ट होल्ड करेंगे। बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन करके कि अपने विश्वविद्यालय से कोई पढ़ करके आगे निकलता है। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं आपके साथ कि आपसे कोई प्रेरणा ले सके, आपकी एक जर्नी मालूम कर सके। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम सासाराम के रहने वाले हैं, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के सासाराम शहर के। कैसा बैकग्राउंड है आपके घर का? नहीं, जैसे हमारे घर में सारे लगभग हमारे पिताजी, बड़े पिताजी सब लॉ से ही हैं। सब लॉ? बड़े पिताजी हमारे अधिवक्ता हैं और छोटे हमारे पिताजी जो वो भी अधिवक्ता हैं। हमारे बड़े भाई साहब हैं, लॉ ऑफिसर हैं। तो एक ये लीगल फैमिली ही चली आई है हमारी शुरुआत से ही। अच्छा, टोटल मतलब इसी लाइन में सब कुछ सब लोग हैं वहाँ पे। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? वहीं सासाराम से? जी, सासाराम के बाल विकास विद्यालय से, CBSE बोर्ड का था। मैंने 10th तक किया। 10th के LKG से 10th तक वहाँ पढ़ा? LKG से 10th तक। उसके बाद मैं वहीं के सेंट पॉल्स स्कूल से 10+2 पास किया। लोग बोलते हैं बिहार में स्कूलिंग और कॉलेजेस की अच्छी सुविधा नहीं है, फिर भी आप पढ़ करके वहाँ से बाहर निकले। क्या आपके स्कूल का क्या योगदान रहा आपके लाइफ में? जैसा कि लोग बोलते हैं कि बिहार में स्कूलिंग का तो इसका थोड़ा इशू है, बट हमारा शहर जो है इसके लिए एक्सेप्शन है, क्योंकि जो शहर के 2 सबसे पॉपुलर स्कूल थे और जो सबसे अच्छे स्कूल थे, मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई। अच्छा। तो ऐसा कुछ इशू मेरे साथ नहीं रहा, और स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी इमारत को बनने के लिए उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो स्कूलिंग का बहुत योगदान रहा। जो भी हम सारी चीज़ें जो हम सीखते हैं वो स्कूल एक बहुत बड़ा योगदान। उसके बाद आप UG आपने कहाँ से किया ग्रेजुएशन? UG मैंने विद्यापीठ से एफिलिएटेड हरिश्चंद्र PG कॉलेज है जो बनारस में? जी, बनारस में ही है। मैंने वहाँ से किया 2010 से 13 तक। कौन सा कोर्स था वहाँ पे आपका? मेरा पॉलिटिकल साइंस था, इंग्लिश था और इकोनॉमिक्स था। अच्छा, वहाँ पे भी क्या लैंग्वेज की सुविधा है? नहीं, वहाँ पे जब मेरा 10+2 तक तो इंग्लिश में था। बट मैं वहाँ गया, एडमिशन लिया,
तो मुझे पता चला कि अब आप इंग्लिश में ले नहीं सकते हो, तो मैंने वहाँ पूरा हिंदी में लिखा। जो मेरा बीए था वो मेरा पूरा हिंदी में रहा। मतलब कॉलेज में इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा जाता नहीं, वहाँ पे? बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे, कॉपी वॉपी जो जांचते थे वो हाँ, पूरा इंग्लिश में था। तो अरे हिंदी में हिंदी था, में। sorry। तो हमको शुरू में पता नहीं था, जब एग्ज़ाम देने गए तो पता चला कि ये पूरा जो है हिंदी में देना है। और मैंने तो क्या पढ़ा। डिफिकल्टीज तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ, बट मैं पढ़ा और उसको हिंदी में ही दिया एग्ज़ाम। क्या जहाँ आपने जो बचपन से जिस स्कूल में पढ़े हैं सारा इंग्लिश मीडियम था? जी, शुरुआत से इंग्लिश मीडियम रहा। तो हिंदी लिखने में एक तरीके से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, बहुत प्रॉब्लम नहीं हुई शुरुआत आपको? में आई, बट लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होता है। हमें उसी समय समझ आया कि हो गया आराम से। एक 2 महीने के टाइम लगा, बट धीरे धीरे चीज़ें अपने आप हो गई। तो आपने 2013 में BHU ज्वाइन किया? जी, 2013 में BHU का एंट्रेंस दिया, LLB का। किस लेवल का मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम था 2013 में LLB का? हाँ, अगर हम कंपेयर करें 2020 से तो? जी 2013 में जो LLB में था उतना क्रेज नहीं था LLB का उस टाइम। LLB को एक कैरियर ऑप्शन के तौर पे नहीं देखा जाता था। लोग सोचते थे कि कुछ नहीं किया तो लॉ कर लेते हैं। लॉ कर लेते हैं। तो ज़्यादातर भीड़ ऐसे लोगों की आती थी जो कि चाहे तो हॉस्टल के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ नहीं हुआ तो राजनीति कर लेंगे। लॉ में एक अच्छा देखेंगे, अब जितने अच्छे नेता हैं वो लॉ से हैं। लॉ से हैं। तो ये ज़्यादा ट्रेंड था। बट जैसे ही हम एडमिशन लिए तो 2014-15 से ये ट्रेंड चेंज हुआ है, और लॉ जो है एक उभरता हुआ फील्ड है। अभी पढ़ने वाले लोग आने लगे, पढ़ने वाले लोग, अच्छे लोग जो कि लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, वो आने शुरू हो गए। लोग बोलते हैं कि BHU का जो लॉ फैकल्टी है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करता है जी। और चीज़ें उसमें से बहुत ज़्यादा छट करके बाहर आती हैं। जी। आपको फैकल्टीज़ कैसे लगे, वहाँ के डिपार्टमेंट्स कैसे लगे? देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लॉ स्कूल जो है BHU के अन्य डिपार्टमेंट से थोड़ा सा कम था। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो थोड़ा सा नहीं था अच्छा, बट अभी के समय में बहुत अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे भी। अगर टीचरों की बात करेंगे तो BHU में ऐसे टीचर लॉ फैकल्टी में पाए जाते हैं कि अगर बच्चा आए चाहे ना आए, अगर उनकी टाइमिंग 9 बजे है तो वो 9 बजे क्लास में है। अगर एक भी स्टूडेंट है तो वो उसको पढ़ाएंगे। अगर किसी दिन किसी कारणवश वो बीमार हो गए तो एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ाएंगे। तो ये डेडिकेशन है वहाँ के टीचरों का। वहाँ के टीचरों की आप बात कर रहे हैं तो हमने शायद मुरली सर आपके समय में थे क्या? प्रोफेसर RK मुरली सर। RK मुरली सर, वो उतना लॉ फैकल्टी का गॉड बोला जाता है। मैंने सुना है उनके रिसर्च जो होते हैं कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में जी पब्लिश होते हैं। यहाँ का जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी है वहाँ के वो गेस्ट फैकल्टी हैं, उनको स्पेशल तौर पे बुलाया जाता है वहाँ जजों को ट्रेनिंग देने के लिए। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि उनका क्या वैल्यू। काफ़ी अच्छी फैकल्टीज वहाँ पे, बहुत अच्छी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी। क्लासेस एकदम रेगुलर। क्लासेस की बात करेंगे तो 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, बीच में 1 घंटे की गैप, इतनी क्लासेस रोज़ चलती हैं, डेली चलती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जितने भी अनुच्छेद हैं और आर्टिकल्स हैं सारी चीज़ें रखवा दी जाती है, ऑलमोस्ट पढ़ा दी जाती हैं आपको। अच्छा, कैसा BHU में आपका कैसा सफ़र रहा? अगर लॉ फैकल्टी छोड़ करके अपने दोस्तों और हॉस्टल्स की बात करें जैसे तो? हर एक स्टूडेंट जो कि पूर्वांचल का हो या फिर बिहार का हो, उसका BHU में पढ़ने का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि हम BHU जाते और पढ़ते। तो जब मैं भी जब 10th में पढ़ता था, 12th में पढ़ता था, तो अक्सर जो है आना होता था बनारस। तो एक सपना रहता था कि ये जो मेन गेट है, सिंह द्वार है, उसको देख के मन में होता था कि काश मैं भी जो है इस विश्वविद्यालय का एक हिस्सा होता। तो जब 2013 में जब इंट्रेंस क्वालिफाई किया मैंने, और जब पहला कदम रखा सिंह द्वार में एज ए स्टूडेंट, बहुत बार आ चुका था मैं, BT घूमते रहता था, बट एज ए स्टूडेंट जब मैं उसमें पैर रखा तो वो वाली फीलिंग जो है कि मतलब उस फीलिंग को बयान नहीं कर सकता इंसान। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग, काफ़ी गर्व मतलब महसूस होता है। बहुत जैसे आप जो है अपने BHU में अगर पढ़ने लगे तो आप अपने शहर के इंटेलेक्चुअलों में काउंट होना शुरू हो गए। ये लेवल है हमारे तरफ BHU का। काफ़ी ज़्यादा मतलब देखते हैं बिहार तबके से बहुत ज़्यादा छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं। अगर हम पूरे स्पेशली BHU की बात करें तो नॉर्थ और बिहार से, नॉर्थ ईस्ट और बिहार से बहुत लोग आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और उधर काफ़ी नाम है BHU का। जैसे कि वहाँ के जो सिटीजन वो BHU को काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी मानते हैं। मालवी जी का आपके मन में क्या मूल्य है? देखिए, जब मैंने पहली बार यहाँ एडमिशन लिया तो प्रोफेसर लालजी सिंह जो हैं वो BHU के VC थे लालजी। तो उन्होंने सबको बुलाया स्वतंत्रता भवन में कि भाई हम लोग आपको जो है 10 मिनट का लेक्चर देंगे, आप लोगों को BHU के बारे में बताएंगे। जब मैं वहाँ गया
तो प्रोफेसर लालजी सिंह ने महामना के बारे में बताया कि महामना ने किस हम लोग जैसे कि आपने बात की हरिश्चंद्र से, आपने यूजी किया है, तो पॉलिटिकली आप एक्टिव थे वहाँ पे? देखिए, जैसे जब मैं हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में गया तो वहाँ पे जो छात्र थे वो जाति के नाम पे डिवाइडेड थे। तो अगर वहाँ, और बाहुबली भी थे। बीएचयू में भी लोग बोलते हैं ऐसा है? नहीं, बीएचयू में है बट आपको दिखेगा नहीं, ये छुपा हुआ है। छुपा हुआ, बट वहाँ पे एकदम ओपन है। और आपको वहाँ पे अगर सरवाइव करना है तो आपको किसी ना किसी को ज्वाइन करना है। तो जैसे कि मैं यादव कैटेगरी से हूँ, तो यादव वहाँ पे बहुत बाहुबली थे। तो एक जो है आत्मीय जुड़ाव हुआ, और समाजवादी छात्र सभा से मैं भी जुड़ा वहाँ पे। अच्छा। चुनाव में भी पार्टिसिपेट किया, तो कई सीनियर। चुनाव में पार्टिसिपेट किया मतलब किसी पद के लिए आपने चुनाव लड़ा? नहीं, हम पुस्तकालय मंत्री के लिए लड़ना चाहा, बट जो सीनियर्स थे उन्होंने बताया कि आप लोकल नहीं है, इसलिए जो है बिहार से हैं, इसलिए अवॉइड करिए इसको। आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगा। मतलब एक तरीके से हम बोले तो हरिश्चंद्र कॉलेज में लोकल का दबदबा ज्यादा है। लोकल का दबदबा है, और जातिवाद तो हर जगह, कहीं थोड़ा है, कहीं बहुत ज्यादा है। बीएचयू में उसका क्या लाभ मिला? आप हरिश्चंद्र से पढ़ के आए, ऐसा कुछ? जैसे मैंने सुन रखा था कि बीएचयू में रैगिंग होता है, या फिर सीनियर परेशान करता है, या फिर अगर आप अकेले रहेंगे, मतलब कि गुच्छे में नहीं रहेंगे, अकेले रहेंगे तो कोई मतलब आपको कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है। तो ये सारी दिक्कतें हमारे साथ इसलिए नहीं आई क्योंकि हम बीए यहीं हरिश्चंद्र से करते थे, और हमेशा बीएचयू में घूमने आना होता था। अच्छा। यहाँ की कोई भी राजनीतिक गतिविधि रहती थी तो यहाँ के जो नेता लोग हैं वो हम लोग से सिंह द्वार पे कोई भी धरना होता था, हम लोग को बुलाया जाता था। मैं पहले से ही काफी लोगों से जुड़ाव था यहाँ की। तो ये सब सारी बीएचयू में मतलब पहले से आप लोगों को जानते थे, इसलिए पॉलिटिकली यहाँ पे शासन नहीं था। आपको क्या लगता है यहाँ पे शासन होना चाहिए? नहीं, यहाँ तक मेरा मानना है कि बीएचयू में छात्र संघ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के छात्र संघ का क्या काम है? छात्र संघ का काम है कि छात्र के हितों के लिए लड़ना, उनकी बातों को रखना। बट हमें जहाँ तक लगता है कि बीएचयू का हर एक छात्र जो है अपने आप में मानसिक रूप से इतना मजबूत है, उसको बात रखने के लिए किसी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है। वो अपना बात कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेझिझक रख सकता है। तो इसलिए यहाँ छात्र संघ की जरूरत नहीं है। और जब आप जहाँ से ग्रेजुएशन आपने किया है वहाँ पे छात्र संघ तो है? जी। वहाँ के माहौल में और बीएचयू के माहौल में क्या डिफरेंस है? देखिए, वहाँ पे क्या था कि आपको एक, जैसे बीए में पढ़ रहे हैं तो आपको बस है कि बीए की डिग्री ले लेनी है। ये वाली पढ़ाई थी, वहाँ क्लास से ज़्यादा किसी को मतलब नहीं था। जिनको नेता बनना है वो अपना लगे हुए हैं, छात्रों को गोलबंद कर रहे हैं। बट बीएचयू में जब मैं आया तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम है बीएचयू लॉ स्कूल। बीएचयू लॉ स्कूल। तो जो मैं स्कूल में था कि सुबह गया और शाम में घर वापस आया, तो सेम फीलिंग हमें यहाँ बीएचयू लॉ स्कूल में आया। एक बार 9 बजे आ गया तो सीधे 5 बजे हॉस्टल पहुँचते थे हम लोग भगवान दास। तो ये वाला था कि वो स्कूल जो है फिर से रिवाइव हुआ, यहाँ पे मैंने फील किया। यहाँ पे मतलब सारी चीजें डिसिप्लिन में चलती हैं। डिसिप्लिन में बहुत डिसिप्लिन है, सब कुछ है। और ये भी नहीं है डिसिप्लिन ऐसा हो कि आप उससे फ्रस्ट्रेट हो या सफोकेट हो। आपको पर्याप्त समय मिलेगा अपना लाइफ जीने के लिए, क्योंकि बीएचयू जैसा लॉ फैकल्टी जैसा समृद्ध जो है, लाइब्रेरी हो या फिर वहाँ के और भी अन्य सुविधाएं हो, अन्य डिपार्टमेंट से थोड़ा अच्छा है वहाँ का। अच्छा, कोई आपके साथ ऐसा किस्सा बीएचयू में जी जो काफी लोगों को सुन के अच्छा लगे कि नहीं, या फिर कुछ ऐसा किस्सा जो अचंभा हो जाए कोई भी? जैसे देखिए, शुरुआत में जब मैं आया यहाँ पे तो मैं हरिश्चंद्र का छात्र था, तो ज़्यादा मेरा एकेडमिक जो है शुरुआत में 12 तक ठीक था। उसके बाद जब मैं हरिश्चंद्र ज्वाइन किया तो काफ़ी हद तक वो उसका मतलब अच्छे से हो नहीं पाया मेरा। ठीक है, बहुत ही मतलब परेशानी हुई वहाँ पे, राजनीति में जुड़ गया जिससे पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा, पढ़ाई से दूर हुआ। बट जब मैं बीएचयू आया तो ये सोच के आया था कि हमें पढ़ना है। 1 साल तो सब कुछ ठीक रहा कि मैं अपना एक रूटीन बना लिया, हॉस्टल गया, उस रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। बट एक होता है ना बीएचयू का चकाचौंध, जब सेकेंड ईयर में आया तो उस चकाचौंध से हम भी दूर नहीं रह पाए। और वही हो तो शाम में निकल गए, 80 चले गए, लंका चले गए, फिर शाम में आए, फिर रात में आए, खा के सो गए। तो 2 साल ये चला, तो काफ़ी मैं पढ़ाई से दूर हो गया। पहले के फर्स्ट ईयर में नंबर अच्छे थे, सेकेंड ईयर में थोड़ा कम हुआ, थर्ड ईयर में वो भी कम हुआ। और थर्ड ईयर का बताते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई के लिए कॉन्शियस हुए, जब पढ़ना है, तभी हम लोगों का आईआईटी से, बीएचयू आईआईटी और भगवान दास हॉस्टल में झगड़ा हुआ। क्रिकेट ग्राउंड पे, और भी वो भगवान दास काफी सटे तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी पास में है। तो एक झगड़ा हुआ राजपूताना ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने को लेकर।
तो वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि पूरा पीएससी लगाना पड़ गया। पूरे लॉ पे भगवान दास हॉस्टल में पीएससी लगाना पड़ा, पेट्रोल बम चला, बहुत बवाल हुआ, कई लोगों का सर फटा, जिसके चलते हम लोग को हॉस्टल से पास आउट कर दिया गया। पूरा हॉस्टल 40 दिन के लिए हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। तो उससे काफ़ी जो है पढ़ाई का नुकसान हुआ। और फिर मेरा सपना था कि मैं बीएचयू से पीजी करूं, एलएलएम करूं, बट पढ़ाई का जो लेवल है उस लेवल का रह नहीं चुका था। तो मेरा पीजी में एंट्रेंस नहीं क्रैक कर पाए और नहीं हो पाया, तो बड़ी निराशा हुआ। तो मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी पीजी का एग्ज़ाम दिया था, मेरा एडमिशन वहाँ हुआ। तो मैं वहाँ के बारे में सुन रखा था कि छात्र राजनीति वहाँ का बहुत हाई लेवल पे, तो मेरे अंदर का वो फिर से जगह की चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे। अच्छा, मतलब आप खासकर फिर से आप वहीं राजनीति के लिए गए। मतलब यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एक जगह, जैसे घाट अपने सुंदरता से लोगों को खींचता है, वैसे एक यूनिवर्सिटी लोगों को अपने किसी न किसी एक रीजन और खास चीज़ों की वजह से अपनी तरफ खींचती है। मतलब आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है किस तरीके से आपको रोमांचक लगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए? सिर्फ राजनीति, वहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं पढ़ाई लिखाई की? नहीं, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और बीएचयू में हमने जो अंतर पाया कि बीएचयू का आप देखेंगे कि एकेडमिक, कि जो बच्चा एकेडमिक में यूजी किया, पीजी किया, रिसर्च किया और प्रोफेसर बना, आपको ये वाला सीन बीएचयू में खूब मिलेगा। आप किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में जाएं, 10 में से 8 जो प्रोफेसर होंगे आपको, वहाँ आपको बीएचयू के पढ़े स्टूडेंट मिल जाएंगे। बट आप जैसे ही इलाहाबाद जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है, जहाँ भी आप जाएंगे आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ स्टूडेंट मिलेगा। तो मैं जब इलाहाबाद गया तो 1 साल का जो जुड़ाव था बीएचयू से, वो तो ख़त्म हो नहीं रहा था। तो मेरा वहाँ रहना हो नहीं पाता था। हम भाग के आते थे बीएचयू और यहीं घूमते रहते थे, दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहते थे। बट जब मेरा एक बार रास्ते में, मैं पल्सर से बीएचयू से इलाहाबाद जा रहा था, शाम हो चुका था, तो रास्ते में हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कि एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट था, ग्रेवियस एक्सीडेंट था। तो मेरा हाथ टूट गया, उसमें सर फट गया, तो हाथ में रॉड लगाने पड़ा, ऑपरेशन रहा, कुछ दिन आईसीयू में रहा मैं। जब मैं खाली बैठ गया आईसीयू में, लगा कि पढ़ाई वढ़ाई छूट गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, लाइफ कैसे भी बच गया था। सर में भी चोट लगा था और बहुत ज़्यादा चोट लगा था। तो 10 दिन आईसीयू में रहे, कुछ दिन बेड रेस्ट रहे, तो 2.5 महीना पढ़ाई से दूर रहे पूरी तरह। तो वो जो 2.5 महीने का समय था, उस समय में मैंने सोचा कि मैंने क्या किया अपने जीवन में, और मैंने मदर फादर को और घर वालों को क्या दिया। तो उस टाइम हमें रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने बीएचयू से भी पढ़ लिया, मालवीय जी को हम अपना आइडियल मानते थे, बट मैंने कुछ नहीं किया। मालवीय जी के एक भी शब्द को मैंने अपने जीवन में नहीं अप्लाई किया। फिर मैं इलाहाबाद गया ठीक होने के बाद। तो मैं ठीक होने के बाद जब इलाहाबाद गया हूँ, तो मैं बीएचयू मुड़ के नहीं आया हूँ। 11 महीने के लिए ना मैं बनारस गया हूँ, ना घर गया हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। सिर्फ अपने रूम में रहा हूँ और डिपार्टमेंट गया हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। और दिवाली हो, होली हो, छठ हो, कोई भी त्यौहार हो, मैं कहीं नहीं गया। वही 11 महीना जो है, वही 11 महीना मेरा जीवन को इस दौर से निकाल के और आज आपको जज के मुकाम पे पहुंचाया। तो वही जो है, हम बताते हैं कि दुर्घटनाएं भी जो होती हैं ना, वो इंसान के जीवन को चेंज करती हैं। हम ऐसे तो थे नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं शुरू से और जज बन जाए, कुछ नहीं था। एक एवरेज स्टूडेंट थे, कैसे कैसे पास हो जाते थे सेमेस्टर। तो वही एक्सीडेंट जो है हमारा, मतलब जैसे हमारे फादर थे, उनका लाइफ टर्निंग मोमेंट था। जैसे फादर थे हमारे, उनका ये था कि मेरा बेटा जज बनेगा। बट जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो घर आए थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा हम लोग का वकालत बहुत अच्छा चलता है, तुम घबराना मत। तो हमें लगा कि हमारे पिताजी जो हैं अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अब। तो ये सब सोच के मैंने सोच लिया कि अब हमें करना क्या है, तो सिर्फ जज बनना है। और मैं रूम में कैद हुआ और 11 महीने का वो जो ये पढ़ाई किया, उसी के बदौलत जो है मैं यूपी का भी एग्ज़ाम दिया था। कुछ नंबर से, 2-4 नंबर से फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया यूपी में, बट बिहार में ओबीसी में 2nd रैंक था ओवरऑल, जो कि इसी पढ़ाई से हुआ 11 महीने की। अच्छा भैया, डेडिकेशन कितनी बड़ी चीज़ होती है? देखिए, हम बताते हैं कि अगर आपके अंदर जुनून है और डेडिकेशन है, तो आपको कोई भी हर्डल जो है रोक नहीं सकता है, जो कि मैं पर्सनली फील किया हूँ। हम कभी भी एक मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं थे कि बहुत अच्छा पढ़ने में हो, बहुत सब कुछ आता हो। बहुत ही मतलब एवरेज से भी नीचे कह लीजिए, उस टाइप के स्टूडेंट थे। हमारा 12th में 57% है, बीए में 2nd डिवीजन है, बहुत ही नहीं थे। बट मैं एलएलएम में गोल्ड मेडल से बस 2 नंबर पीछे था। जो गोल्ड मेडल बंदा पाया, तो वो अचीवमेंट था।
मैंने 3 बार लगातार नेट क्वालिफाई किया। तो ये जो वो फेज था 11 महीने का ना, वो पूरा लाइफ चेंज कर दिया और फुल डेडिकेशन था। क्या है कि हमें सिर्फ जो है वो सिविल जज की कुर्सी दिखती थी और पापा का सपना दिखता था, बिल्कुल। और मैं वो कर ले गया अब सिर्फ 11 महीने में। तो मैं सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि आप फुल डेडिकेशन से लगिए और सपना देखिए, वो सपना आप एकदम पूरा कर सकते हैं। भैया हम सभी लोग विश्वविद्यालय या फिर किसी स्कूल में जाते हैं, कहीं भी एक नई जगह जाते हैं, वहाँ के चकाचौंध से हम लोग प्रभावित होते हैं, लगता है यही हमारी ज़िंदगी है। लेकिन आपकी स्टोरी सुनने के बाद लगा कि आपकी ज़िंदगी वो 11 महीने थी जी, बस जिस पे आप पूरा जीवन जीने वाले हैं। एकदम। तो आप यहाँ के छात्रों को BHU और इलाहाबाद और हर जगह के लखनऊ यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी ये सब चीज़ें माहौल रहता है, हम इस वीडियो के माध्यम से उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ तक ज़रूरी होता है BHU में या फिर कहीं भी आना, घूमना, टहलना, मस्ती करना। 3 साल अपना वेस्ट करके, 3 साल 5 साल, आप कोई यहाँ पे ग्रेजुएशन में 3 साल देता है, कोई 5 साल देता है, 5 साल बर्बाद हो गए, हम किसी मुकाम तक नहीं पहुँचे। क्या हमें वैसी मस्ती 5 साल तक करनी चाहिए? कहाँ तक वो हमें लाभ देता है? प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल है कि वो नहीं है? देखिए, हम तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे UG कर रहे हैं, चाहे PG कर रहे हैं, चाहे तैयारी कर रहे हैं, हम उनको बस एक ही बात बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ पढ़ के कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे होता है ना कि माइंड का रिफ्रेशमेंट भी ज़रूरी है। जैसे हम पढ़ते थे, पर्सनली जब हम पढ़ते थे तो 8 घंटा पढ़ लिया इंसान तो एग्जॉस्टेड फील करता था। तो मैं बस निकल जाता था दौड़ने के लिए, वहाँ पे कंपनी बाग पार्क है, वो 11 महीने के पीरियड में, उस 11 महीने के पीरियड में दौड़ लिया, दिमाग फ्रेश हो गया, फिर रूम पे आके पढ़ रहा हूँ। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ को मत जियो, एक एक इंच लाइफ जियो, बट जो सपना है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि हमारा सपना ये है और हमारा टारगेट ये है, उसके लिए काम करना, उसके लिए काम करिए। आप घूमिए भी, आप सब कुछ करिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि BHU में आप आए हैं, अगर इस कैंपस को आप नहीं घूमे, इस कैंपस को आप नहीं जिए, तो आपने बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस कैंपस को अच्छे से एंजॉय करिए, फुल एंजॉय करिए। बट वो जो आप 2 ही घंटा बैठ रहे हैं पढ़ने, 4 ही घंटा बैठ रहे हैं, वो सिर्फ जो है उस समय पढ़ाई करिए और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए। मतलब इंजॉयमेंट होता है, उस समय कोई लाभ नहीं है, शैक्षिक गतिविधियां हमारी उससे आगे नहीं बढ़ती हैं। नहीं बढ़ती है, इंजॉयमेंट से बढ़ेंगी, जरूरी है, बट साथ में उसके पढ़ाई आपको रखना पड़ेगा। इंजॉयमेंट आपके लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, साथ में आप पढ़ाई करिए। अरे छात्र जीवन में यहाँ पे आप रहे हैं BHU में, एक अच्छी डाइट आप किसको बोल सकते हैं? एक अच्छी डाइट जो एक अच्छा छात्र रखे, विद्यार्थी रखे, 8 घंटा पढ़ रहा है, 2 घंटा दौड़ने भी जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिर पढ़ रहा है, क्या डाइट रखनी चाहिए उसको? देखिए, जहाँ तक छात्र का बताएं तो आप लाइट लीजिए, मतलब भोजन लाइट करिए, और थोड़ा सा लिक्विड पे ज़्यादा, जैसे दूध हो गया, जूस हो गया, फ्रूट हो गया, इन सब को थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ड्राई फ्रूट्स हो गए, खाना वाना थोड़ा लाइट रहे तो ज़्यादा सही। बट हम लोग का ऐसा नहीं था, हम लोग के हॉस्टल में हमारे मित्र साहू जी थे, चिकन मटन वाला सिस्टम रोज था, तो हम लोग से तो नहीं फॉलो हुआ, बट अपने जूनियरों को बोल रहे हैं कि भाई डाइट मेंटेन करिए, क्योंकि मैंने इलाहाबाद में उसे 11 महीने में मेंटेन किया था उससे। अच्छा, अगर हम ज़्यादा नहीं उस पर फोकस करेंगे, बस अगर हम बात करें तो आपका जो 11 महीना छोड़ करके जो सारी लाइफ थी, क्या वो अनप्रोडक्टिव था और ये प्रोडक्टिव था? ऐसा नहीं कह सकते कि अनप्रोडक्टिव था, बहुत ही एक्सपीरियंस मिला हमें उस लाइफ से कि मैं क्या कर रहा था, कहाँ पे मैंने गलती की, और एक राइट टाइम पे हमें उन गलतियों का एहसास हुआ। ठीक है, हम पूरे गलत नहीं थे, हमने जो भी किया, आप भी जानते होंगे कोई इंसान गलत करता है तो उस गलती से सीखता है। मैंने उन गलतियों से सीखा कि कहाँ पे मैं गलत था और क्यों गलत था, और उन गलतियों को मैंने दोहराया नहीं। उन 11 महीने में कभी भी उन गलतियों को दोबारा आने नहीं दिया। उन 11 महीने में हम बहुत सोशल इंसान थे, तो बहुत सारे दोस्त थे, बट उस 11 महीने में हमारा ऑलमोस्ट सबसे दोस्ती खत्म हो गया था। कोई कॉल करता था तो हम कॉल नहीं उठाते थे, मतलब बाहरी दुनिया से कटे हुए मान के चलिए, बहुत कटे हुए। और जैसे कि कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपने कनेक्शन खो करके इतना बड़ा काम कनेक्शन खोया 11 महीने के लिए। बट अभी हमारे सारे दोस्त हमको समझे, क्योंकि मान लीजिए हमारा आप ही हैं, हमारे जूनियर हैं, आप ही का मान लीजिए इंगेजमेंट है, शादी है, आप बुला रहे हैं कि भैया आइए, और हम नहीं गए तो आपको बुरा लगेगा ना, आप बात नहीं करें। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, बट मैं नहीं गया कि हमको अपना सपना पूरा करना है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। हाँ, मतलब
छात्रों को ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए एक स्टूडेंट को कि हमें 11 महीना, 1 साल, 2 साल बस देना है, उसके बाद सारी लाइफ सोशल ही है हमारी। आपको जो करना है वो करिए। आप एक बार स्टैंड ले लेते हैं, नौकरी पा लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है। आपके दोस्त जो अच्छे वाले सब समझ जाएंगे, सब समझ हमारे जाते हैं। दोस्तों ने समझा। अच्छा, कैसा माहौल आपको दोस्ती का यहाँ कैसा माहौल मिला? हम जब यहाँ आए कुछ थे, अपने कुछ खास मित्रों का आप नाम लेंगे? जैसे देखिए सबसे खास मित्रों में अगर लॉ फैकल्टी से लेंगे तो आशीष कुमार साहू जी हैं। ये हमारे सबसे खास मित्र हैं। आइए लॉ फैकल्टी में हमको अलग कमरा मिला था, इनको अलग कमरा मिला था। इनके रूम पार्टनर अलग थे। इनके रूम पार्टनर राकेश रंजन जी थे। राकेश रंजन जी थे, जो कि अभी जज हैं, वो भी मधुबनी में जज हैं। इनके रूम पार्टनर थे। बट हमारा इतना जुड़ाव था कि हम तीनों लोग साथ में रहते। मैंने अपना रूम छोड़ दिया था, हम लोग दोनों बेड सटा के तीनों लोग हम लोग साथ में रहते। तो काफी मस्ती आप दोनों लोग किया करते थे? बहुत मस्ती की, हम लोग के बहुत दोस्त थे। भैया बता रहे हैं आप इनको काफी मटन मुर्गा बना करके खिलाते थे? हाँ, खिलाते तो थे। तो कैसी गतिविधि थी भैया कि जब ये यहाँ पे पढ़ा करते थे? नहीं, जब ये आए थे तो हरिश्चंद्र से आए थे, तो एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन उसके बाद जो ये लगे तो बहुत कुछ इनके साथ सीखने को मिला। और पढ़ाई जब करते थे तो लगता था कि ये हर एक्टिविटी में ये आगे रहे। हाँ, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। राकेश जी जो हमारे पार्टनर थे वो दिन में पढ़ते थे और ये जो है रात में पढ़ते थे। रात में पढ़ा करते थे? हाँ, तो ये जो रात में पढ़ाई करते थे, रात में अब हम 3 बजे उठ के देख रहे हैं, जैसे 3 बजे नींद खुल गया तो देख रहे हैं ये पढ़ रहे हैं। तो रात भर इनका पढ़ना, फिर लेट थोड़ा सा, जैसे 10 बजे हम लोग का कॉलेज जाने का समय होता था तो 10 बजे कॉलेज भी जाते थे। तो वही जो 3 से 4 घंटा जो होता था वो सोते थे और उसके बाद कॉलेज जाते थे। हाँ, ये सेकेंड ईयर के बाद जो थोड़ा सा होता है, BHU एक ऐसा जगह ही है कि एक जुड़ाव हो जाता है, चकाचौंध में हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर 3rd ईयर में इन्होंने अपने आप को संभाला। अच्छा भैया, इस चकाचौंध कितना जरूरी है छात्र के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि कोई भी छात्र आए तो BHU एक जगह काटने वाला जगह नहीं है, आपको जीने का जगह है। और हर छात्र को किताब के बाहर भी दुनिया है। तो हर इंसान को कोई भी, चाहे वो कॉलेज में हो या, आपको बाहर की दुनिया में ही सीखने को मिलेगा। आप कितना भी किताब पढ़ लो, लेकिन जब तक आप 10 लोग से मिल के 10 तरीके से बातों से सोशल नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हमें एक सोसाइटी में सरवाइव करना है तो उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज हमें होनी चाहिए। भैया, आपके एग्जाम का क्या सफर रहा? मतलब आपने 11 महीना मेहनत किया, ये पेपर कब डेट निकलता है इस पेपर का? देखिए, इसका नोटिफिकेशन आया जून में। ठीक है, इसका एग्जाम होने वाला था अगस्त में। तो मैं पहले से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर था, क्योंकि मैंने अच्छी पढ़ाई कर रखी थी। तो प्री का जब मैं एग्जाम दिया तो जो जनरल का कट ऑफ था उससे मेरा 40 नंबर लगभग ऊपर था। मेंस की भी मैं तैयारी करके बैठा था, बट मैं लगातार जो है मेंस में लिखने का प्रैक्टिस, रिवीजन लगातार किया मैं। उसमें 2 महीने का गैप मिला था। मेंस का एग्ज़ाम भी दिया, फिर इंटरव्यू का जब आया तो मॉक क्लास किया था मैं, अच्छा इंटरव्यू भी गया। तो जब यूपी में मैं 2-4 नंबरों से नहीं सेलेक्ट हो पाया तो ये हम श्योर थे कि यूपी का देखिए जितना लेवल है उससे बिहार आधा है। तब मैं श्योर हो गया था कि अब बिहार में निकलना हो जाना है। बट ये अंदाजा नहीं था कि 2nd रैंक रहेगा। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। घर वालों को काफी खुशी मिली होगी? हाँ, घर वाले, जैसे होता है ना कि मेरे पापा का ड्रीम था कि मेरा बेटा जज बनेगा, क्योंकि एक वकील का क्या ड्रीम हो सकता है, बिल्कुल, उनका बेटा जज बने। और मैं तैयारी भी उसी का कर रहा था। जैसे एक सिपाही का बेटा हमेशा वो चाहता है कि IAS बने, तो वही उनका ड्रीम था और वो ड्रीम पूरा हुआ। तो गर्व से उनका सीना एकदम चौड़ा है, कहीं भी घूमते हैं वो अच्छे से भौकाल में है। यही है पापा। आप अपने दायित्वों को कैसे निभाएंगे? जैसे देखिए कि अपने दायित्व को, मैं एक दायित्व तो मैं अभी निभा चुका हूँ। जैसे हर एक इंसान का सपना होता है कि मैं अधिकारी बनूंगा, ऑफिसर बनूंगा, तो ये गाड़ी खरीदूंगा, वो गाड़ी खरीदूंगा। बट मेरे पिताजी जो है पैदल कचहरी जाते थे, क्योंकि बाइक चला नहीं पाते थे, एज हो गया है। तो मैं प्लान कर रहा था गाड़ी खरीदने के लिए। तो हम देखे कि हमारे पापा तो पैदल जाते हैं कचहरी। तो मैंने जो है अपने लिए गाड़ी पहले ना खरीद के, पहले मैंने अभी जो है रिसेंटली 10 दिन हुआ अपने फादर के लिए कार खरीदा कि पहले आप जो है उस कार से कचहरी जाइए और मैं उसके बाद लूंगा। बहुत अच्छी तो बात है। मैंने ये काम जो है अभी किया कि एक
दायित्व निभाया। अच्छा, एक पिता को कितनी खुशी मिलती है जब अपने बेटा अपने पैसे से या फिर अपने बलबूते पे उनके लिए कुछ करता है तो। देखिए, जब मैंने उनको कार दिया था, जब मैंने कार की चाबी उनके हाथ में दी तो मेरे फादर के आंख में आंसू आ गया था। मतलब वो, तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो बोले कि बेटा ये जो है हर बाप के लिए प्राउड का मोमेंट है, बहुत ज़्यादा प्राउड का मोमेंट। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा फील हुआ होगा उनको। तो आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रही। ओवरऑल हम लोगों को क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोगों को एक लोग जज क्यों बनते हैं, कैसी न्यायिक प्रक्रिया आप भारत की न्यायिक प्रक्रिया से खुश हैं जो इस समय चली आ रही हैं? देखिए, क्योंकि मैं एक जुडिशियल ऑफिसर हूँ तो न्याय व्यवस्था के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। आदरणीय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसका जो भी फैसला है और उन्होंने जो भी एक न्यायिक प्रोसीजर बना रखा है वो बहुत ही अच्छा है, सर्वोपरि है। और लूप होल हर एक सिस्टम में है, और आने वाले समय में ये बहुत ही और ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और न्याय प्रक्रिया, भारत की जो न्याय प्रक्रिया है विश्व की 4 अच्छे देशों की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें गिनी जाती है, तो बहुत ही अच्छी है। लूप होल है तो उन पर काम चल रहा है, आने वाले दिन में सारे चीज़ें सही हो जाएंगी। आशा करते हैं भैया कि आप अपने जीवन में एक अच्छे इंसान और जज बनेंगे और हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा जी, धन्यवाद। हम हिमांशु भाई को बुलाना चाहेंगे अपने पास। ये हमारे छोटे भाई के जैसे हैं हिमांशु जी, तो हम चाहें, ये हैं हमारे हिमांशु भाई जो कि हमको ये प्लेटफॉर्म दिए, इसके लिए हम इनको थैंक यू बोलते हैं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि बीएचयू के एलुमनाई को इस प्लेटफॉर्म पे ला के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। ये बहुत ही नोबल काम है, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ कि बहुत आगे जाइए, आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करिए। बस भैया, अब जूनियरों को भूलिएगा नहीं, मैं कभी जूनियरों को भूलता ही नहीं हूँ। सारे जूनियर जो हैं हमारे कांटेक्ट में, और कभी भी हमसे कुछ भी बन पाता है अपने जूनियरों के लिए करता हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो हम लोगों ने एक सक्सेस स्टोरी करके बनाया है, और भैया एलुमनाई हैं यहाँ के, और ऐसे ही हम आपके सामने कई स्टोरी लेके आते रहेंगे और मिलते रहेंगे, और भैया से फिर कभी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।